हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल पे चलेंगे। आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो काफी ज्यादा रिच होने वाला है। बस एक चीज की रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो उसको बहुत ध्यान से समझना है और जो उसमें कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से देखना है और चीजों को बिल्कुल एक एक करके समझना है। ऐसा मत करना कि बस वीडियो खत्म करनी है या प्लेलिस्ट खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि हमें चीजें सीखनी है। ऐसी चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो में हम की टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से की टर्म्स है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। उसके बाद वो सिक्योरिटी के कौन कौन से पिलर्स होते हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी का जो पोस्चर है वो मेंटेन रहता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी वो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज है जिसकी वजह से आपको दूसरे का सिस्टम जो होता है उसका एक्सेस मिल जाता है। इस सीरीज में जो वीडियोस आएंगी इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो फर्स्ट जॉब होगी वो आप बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है, इंटरनेट आ जाने से हमारी चीज़ें कितनी आसान हो चुकी हैं। आप सब कुछ ऑनलाइन ही करते हो। आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हो, आप सोशल नेटवर्किंग पे हो, आप शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हो। तो आपका जो डेटा है वो इंटरनेट पे ही फ्लोट कर रहा है। तो कोई ना कोई तो चाहिए ना उसको सिक्योर करने के लिए। तो वहीं पर ज़रूरत पड़ती है हमारी सिक्योरिटी की, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है डेली बेसिस पे। तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तो चाहिए ना उसको सिक्योर करने के लिए। तो वहीं पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है इसका रोल प्ले होता है। इसी वजह से आप साइबर सिक्योरिटी हो गया या आपका एथिकल हैकिंग हो गया, हैकर्स हो गए, हैकिंग हो गई, इन्हीं चीज़ों को आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम सुनते रहते हो। कि किस वजह से? इसी की वजह से। तो जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। तो सबसे पहले हम कुछ की टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो वीडियोस में हम फ्रीक्वेंटली डिस्कस करेंगे या उनके बारे में हम बार बार बोलेंगे। तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपने अपने घर को लॉक कर दिया है। अब आपका जो लॉकिंग सिस्टम है वो लॉक है, जिसको हम ताला भी बोलते हैं। अगर आपने वो छोटा लगाया हुआ है तो क्या है, वो एक कमजोर ताला है ना, जिसको कोई भी तोड़ सकता है। तो वो क्या होगा, एक वल्नरेबिलिटी हो गई जिसको कोई भी क्या कर सकता है, ब्रेक करके आपके घर में घुस सकता है। तो उसको हम बोलते हैं एक वीकनेस। सेम उसी तरीके से जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, अगर आप उसमें वीक पासवर्ड रख रहे हो या फिर आपने कोई पासवर्ड नहीं रखा है तो क्या होती है, वो एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसको बाईपास करके कोई भी क्या हो सकता है, अंदर आके मैनिपुलेशन कर सकता है। अब बात करते हैं एक्सप्लॉइट के बारे में। अब एक्सप्लॉइट के केस में क्या होता है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास वीक लॉकिंग सिस्टम है। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी आप मास्टर की लगाते हैं ना, तो उसका जो ताला होता है वो खुल जाता है। तो ये उसकी वल्नरेबिलिटी होगी ना कि सिस्टम जो है उसका वीक है और हम एक्सप्लॉइट क्या यूज कर रहे हैं, वो जो मास्टर की है। अब बात करते हैं पेलोड की। अब वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो लॉकिंग सिस्टम था वो वीक था, आपने मास्टर की लगाई और उसको ब्रेक कर दिया और आपका जो घर है वो खुल चुका है। अब मतलब होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। पेलोड का रोल वहां पर आता है। अगर आप तो चोर होंगे तो आप चोरी करेंगे, या आप उस घर के ऑनर होंगे तो आप इसलिए खुलवा रहे होंगे क्योंकि आपकी चाबी खुल गई है। अब जीरो डे अटैक को समझते हैं। वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी वल्नरेबिलिटी है लॉकिंग सिस्टम में और एक्सप्लॉइट जो उसमें कोई भी मास्टर की लग जाती है। अब ये चीज समझते हैं कि ऑनर को पता ही नहीं है कि उसके अंदर मास्टर की लग जाती है। अगर वो घर से बाहर जा रहा है, उन्होंने लॉक कर दिया, पीछे से कोई भी आता है उसके अंदर मास्टर की लगाता है और वो जो घर होता है खुल जाता है। अब ऑनर को तो पता ही नहीं है ना ये चीज। अगर पता होती तो वो ताला क्यों लगाता वो। तो इसी चीज को हम बोलते हैं जीरो डे। जीरो डे के अंदर क्या होता है, जो ऑनर होता है जिसने उस चीज को बनाया होता है या जो उस चीज को यूज कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी है। क्योंकि अगर उसको पता होगा तो ठीक कर लेगा। तो जीरो डे अटैक्स वही होते हैं जिनके बारे में ना ऑनर को पता होता है ना जिसने उसको बनाया उसको पता होता है। अगर रियल लाइफ सिनेरियो लें तो जैसे एप्पल हो गया, हमारा एंड्रॉइड हो गया, इनके अंदर आज भी बहुत सारे जीरो डेज जो हैं वो प्रेजेंट है। अब समझते हैं डेजी चेनिंग को। लेट्स सपोज ये आपका अटैकर है और ये आपका विक्टिम का नेटवर्क है। अब इस अटैकर ने क्या किया है, वो इस नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है, इस सिस्टम को पर्टिकुलरली एक्सेस कर पा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके रिकॉनेसेंस परफॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा है और उसको कुछ डिटेल्स मिल जाती है। किस सिस्टम की? इस सिस्टम की मिल जाती है। अब वो क्या करेगा, इस वाले सिस्टम से जो डिटेल मिली है उसको यूज करके यहां पर आएगा। लेट्स सपोज इस वाले सिस्टम का यूजर नेम पासवर्ड ही मिल जाता है उसको यहां से, तो वो क्या करेगा, अब यहां पर आ गया। अब यहां से वो यहां चला जाएगा, उसको कुछ डिटेल्स मिल गई तो इसी चीज को हम डेजी चेनिंग बोलते हैं कि एक सिस्टम से जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली उसी को यूज करके वो दूसरे सिस्टम का एक्सेस ले चुका है और वैसे ही करके तीसरे का भी ले चुका है। अब बात करते हैं डॉक्सिंग के बारे में। अब डॉक्सिंग में क्या होता है कि आपकी कोई जो पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको कोई चुरा कर वो क्या करता है, पब्लिकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है वहां पर डाल देता है। किसी डेटाबेस में डाल दिया, किसी वेबसाइट में डाल दिया, तो वो जो डेटा है ना वो कोई भी देख सकता है और उसके बाद चाहे तो कोई हैरास भी कर सकता है आपको। तो ये जो चीज होती है इसको हम डॉक्सिंग बोलते हैं और ये एक ऑफेंस होता है। अब बात करते हैं बॉट के बारे में। अब ये आपका अटैकर है और ये आपका विक्टिम का सिस्टम है। अब इसने क्या करा, इसको एक्सप्लॉइट कर दिया और एक्सप्लॉइट करने के बाद वहां पर कुछ पेलोड डाल दिया। अब ये अटैकर क्या कर रहा है, जो चाहे वो कमांड्स यहां पर रन कर सकता है, जो मर्जी इससे करवा सकता है। जब अपने सिस्टम का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता तो उसी को बस हम बोलते हैं बॉट। और जब हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो जाते हैं ना, तो इन्हीं को बस हम बोलते हैं बॉट नेट।
अब बात करते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। सबसे पहला आपका होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद होता है आपका इंटेग्रिटी, उसके बाद होता है आपका अवेलेबिलिटी, उसके बाद होता है आपका ऑथेंटिसिटी और फिर लास्ट में होता है आपका नॉन रेपुडिएशन। इन्हीं 5 चीज़ों को हम बोलते हैं ये सिक्योरिटी के पिलर्स हैं। अगर इनमें से एक भी चला गया या एक भी हट गया तो सिक्योरिटी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। कॉन्फिडेंशियलिटी से हमारा मतलब ये होता है कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इस केस में ए और बी, तो ये जो मर्जी बात करें, इनको अगर कोई इंटरसेप्ट भी करे ना इनके पैकेट्स को, तो वो देख ना पाए कि ये बात क्या कर रहे हैं। अगर कोई इनकी बातें सुन लेगा तो इसके बाद सिक्योरिटी का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा कि दो लोग अगर बात कर सकते हैं, वो सिक्योर भी नहीं है, तो उस बात का तो कोई करने का सेंस ही नहीं बनता। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को इम्प्लाई करने के लिए हम एईएस, डीएस और ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है जिनको यूज करते हैं। ये हम आने वाले टॉपिक्स में इनको डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती क्या है बस। अब बात करते हैं इंटेग्रिटी के बारे में। अब इंटेग्रिटी क्या होती है कि अगर सिस्टम ए जो है हमारा, वो सिस्टम बी के पास कोई डेटा भेज रहा है तो वही डेटा हमारा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। जैसे आप यहाँ पर देखें, जो पैकेट गया है यहाँ से, यही सेम पैकेट यहाँ पर पहुंच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है। मतलब अगर आपने कोई फाइल भेजी है यहाँ से, वो वही फाइल पहुंच रही है यहाँ से कि नहीं पहुंच रही है यहाँ पर। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ये पैकेट भेजा और यहाँ पे जो पैकेट पहुंच रहा है वो ये पहुंच रहा है, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, इंटेग्रिटी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने भेजा तो कुछ और है, पहुंच रहा है कुछ और है। एग्जाम्पल के लिए a.txt फाइल है, अब यहाँ पे पहुंच रही है b.txt फाइल। अब क्या पता है इसको हैकर ने बीच में मैनिपुलेट कर दिया हो, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी इंटेग्रिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। आप भी तो नहीं चाहेंगे ना कि आप भेज कुछ रहे हैं, पहुंच कुछ रहा है वहां पर। तो इस चीज का जो ध्यान रखते हैं यहाँ पर, इंटेग्रिटी ध्यान रखती है। इंटेग्रिटी को इम्प्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हैशिंग एल्गोरिदम्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारी MD5, SHA-1, SHA-2 और ऐसी बहुत सारी होती हैं जो हम यूज करते हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं डेटा को मेंटेन करने में, कि जो डेटा निकला था वो डेटा वही है कि नहीं है। अगर चेंज हुआ है तो ये भी बता देती है कि डेटा चेंज हुआ है। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी के बारे में। अब अवेलेबिलिटी का क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने google.com पे कुछ सर्च किया, न्यूज़ सर्च की या कोई गेम सर्च किया, कुछ भी XYZ सर्च किया आपने, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है ना। अगर वो आपको रिजल्ट ना मिले तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अवेलेबिलिटी से हमारा ये मतलब होता है कि यूज़र जो डेटा एक्सेस करना चाहता है वो एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये जो चीज़ होती है, ये ध्यान रखती है अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी में एक टर्म होती है, उसमें क्या बोलते हैं हम कि अगर आपका प्रोडक्ट 99.9% तक अप टाइम नहीं दे रहा है तो वो प्रोडक्ट ही आपका बेकार है। 0.1% हम इसलिए लेके चलते हैं ताकि अगर उसमें कुछ सिस्टम में चेंजेस करने हैं, अपडेट्स हैं, कुछ पैचेस डालने हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे करेंगे। बट आपका जो सिस्टम है 99.9% अवेलेबल होना ही चाहिए यूज़र को। अब बात करते हैं ऑथेंटिसिटी के बारे में। ऑथेंटिसिटी से हमारा मतलब ये होता है कि सिस्टम ए ने जो डेटा भेजा है वही सेम डेटा बी के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बट कई लोग क्या होते हैं, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि डेटा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये लेना देना होता है इंटेग्रिटी का। इससे ऑथेंटिसिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ऑथेंटिसिटी बस ये बताता है कि यही डेटा जो था ये ए ने भेजा है, जो आपके पास पहुंचा है। तो एक चीज और समझते हैं कि जहां पर ऑथेंटिसिटी होगी वहां पर इंटेग्रिटी अपने आप आ जाती है। बट जहां पे इंटेग्रिटी हो, कोई जरूरी नहीं कि वहां पे ऑथेंटिसिटी आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऑथेंटिसिटी है, डेटा ए ने जो भेजा वही बी के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब तो सेम डेटा है ना। और यही तो इंटेग्रिटी कहती है कि डेटा चेंज नहीं हुआ है। बट अगर हम केवल इंटेग्रिटी की बात करें तो वो डेटा चेंज और अनचेंज की बात कर रही है, बट वो ये नहीं बताती कि डेटा ये ए नहीं भेजा है या बी नहीं भेजा है। तो इंटेग्रिटी कोई जरूरी नहीं ऑथेंटिटी के साथ आए, बट ऑथेंटिसिटी हमेशा इंटेग्रिटी के साथ आएगी। अब बात करते हैं नॉन रेपुडिएशन के बारे में। ये सिस्टम हमारा ए है, ये सिस्टम बी है। सिस्टम ए ने क्या करा है, कुछ डेटा भेजा है यहाँ पर सिस्टम बी को, और बाद में बी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता चलता है जो सिस्टम ए ने डेटा भेजा है ये तो एक मैलिशियस डेटा है। तो बाद में जब फोरेंसिक्स इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ए मना नहीं कर सकता कि ये डेटा उसने भेजा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे डेटा पैकेट्स आते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस, उसकी डिटेल्स, वो किस नेटवर्क से होते हुए आया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो नॉन रेपुडिएशन ये इंश्योर करता है कि डेटा जहां से आया है ना, जिस सिस्टम से, वो मना नहीं कर सकता कि ये डेटा यहाँ से आया ही नहीं है। तो ये वाली चीज ध्यान रखता है नॉन रेपुडिएशन। तभी आपने देखा होगा कि अगर किसी सिस्टम के हम फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम बता देते हैं कि कोई डेटा यहाँ से गया है कि नहीं गया है। वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब बात करते हैं SFU ट्रायंगल के बारे में। SFU का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी। ये क्या बताता है कि अगर आप एक चीज पे फोकस करेंगे ना तो इसका दूसरी पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए सेकंड वाली चीज पहले देखते हैं। ये मेरा सिक्योरिटी का कॉर्नर है, ये फंक्शनैलिटी का है और ये यूजेबिलिटी का है। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ग्राफिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। और सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सिक्योरिटी किस लेवल की इंप्लीमेंट की गई है वहां पर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सिक्योरिटी वाली लाइन है वो काफी नीचे तक आ रही है। इसका मतलब सिक्योरिटी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है और फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत कम है, और उसके साथ साथ यूजेबिलिटी भी कम है।
तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर आप सिक्योरिटी बढ़ाएंगे अपने डिवाइस में, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर देंगे चीज़ों की, तो फंक्शनैलिटी और यूजेबिलिटी जो होगी वो अपने आप कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास आईफोन है, तो आप आईफोन में क्या कर सकते हो, कोई थीम भी नहीं डाल सकते, ना ही कोई बाहर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, यूजेबिलिटी में भी आपको कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट अगर वहीं पे आप एंड्रॉइड देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका फंक्शनैलिटी और यूजेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और जो सिक्योरिटी होती है वो भी उसके साथ साथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फंक्शनैलिटी आपने बढ़ा दी है, यूजेबिलिटी बढ़ा दी है, आप बाहर से एपीके डाल सकते हैं, आप क्रैक चीज़ें डाल सकते हैं, आप मोड चीज़ें डाल सकते हैं वहाँ पे, तो सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी होगी। तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। और ये जो आप नंबर 1 पे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड है, फंक्शनैलिटी भी हमने मिड में रखी है, यूजेबिलिटी भी रखी है और सिक्योरिटी भी रखी है। तो जब भी हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं ना, तो हमारा ये वाला पोस्चर होना चाहिए हमेशा कि हर चीज़ बैलेंस्ड हो। अब जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन होता है ना, इसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं हमारे, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है नेटवर्क, दूसरा होता है होस्ट और तीसरा होता है एप्लीकेशन। सारी चीज़ें जो आप देखेंगे ना, इन्हीं के आसपास ही घूम रही होंगी। तो अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। आप स्निफिंग कर सकते हो। स्निफिंग के अंदर क्या होता है कि नेटवर्क से कोई अगर पैकेट ट्रैवल हो रहा है, तो आप क्या करो, उसको पैकेट को कैप्चर करके इन्फॉर्मेशन देख रहे हो वहाँ पर। उसके बाद आपका आता है स्पूफिंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको कॉल किया कि मैं facebook.com से बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फेसबुक में जॉब चाहिए ना, तो आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे जॉब के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फेसबुक की आइडेंटिटी चुरा रहा हूँ, उसको इम्पर्सोनेट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं फेसबुक हूँ, बल्कि मैं फेसबुक नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं फेसबुक हूँ और मैं आपको जॉब तभी दूंगा जब आप मुझे 10,000 देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको चुरा के क्या कर रहा हूँ, कोई अटैक परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बस इसी को ही बोलते हैं हम स्पूफिंग। अब बात करते हैं एमआईटीएम के बारे में। एमआईटीएम के केस में क्या होता है, बी और सी आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ए अटैकर है हमारा, वो क्या कर रहा है, इनके पैकेट्स को चुरा रहा है और बीच में देख रहा है कि क्या बात कर रहे हैं। और ये इन्हीं के नेटवर्क में ही रह के होता है ये मेजरली। तो इसी को हम बोलते हैं एमआईटीएम। एमआईटीएम का मतलब होता है मैन इन द मिडिल अटैक। अब बात करते हैं डीएनएस और आप पॉइजनिंग के बारे में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनएस प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम सर्वर, और हमारा जो आप प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइजन कर देते हैं इन दोनों को। और इसके बाद जो अटैकर और विक्टिम के बीच में ट्रांसमिशन होता है ना, उसको हैंडल करते हैं हम। बट ये विक्टिम को चीज पता नहीं चलती, ये हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में। उसके बाद हम नेटवर्क्स पे पासवर्ड बेस्ड अटैक्स कर सकते हैं, जिसको हम ब्रूट फोर्सिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हम नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम डिनायल ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हम फायरवॉल और आईडीएस पे भी अटैक कर सकते हैं। आईडीएस क्या होता है, हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब बात करते हैं होस्ट के बारे में। अब होस्ट क्या होता है, हमारा लैपटॉप या हमारा जो सिस्टम होता है ना, उसको होस्ट बोलते हैं। उसके अंदर हम कौन कौन से अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, मालवेयर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डॉस यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। पासवर्ड बेस्ड अटैक्स हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जिसको ब्रूट फोर्सिंग बोलते हैं। उसके बाद एसीई, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है होस्ट में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो वहां पे आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब वहां पे कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है जिसको एक्सेस करके आप वहां पे जाके डेटा में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आप अलाउड नहीं है बट आप वहां पे कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनऑथोराइज्ड। उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेट करना। लेट्स सपोज आपको किसी सिस्टम का एक्सेस मिल गया, अब आप क्या कर रहे हैं, वहां पे प्रिविलेज को एस्केलेट कर रहे हैं। अभी आप लोकल यूजर है वहां पर, अब क्या करेंगे, आप सूडो यूजर बनेंगे, जिसको हम एडमिन यूजर भी बोलते हैं। या फिर आप बैकडोर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई, अब आपने क्या करा, वहां पे पेलोड डाल दिया। लेट्स सपोज आपने नेटकेटी चला दिया वहां पर, और आपने बैकडोर बना लिया अपने सिस्टम से, और फिर आप फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं वहां पे। अब बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि कोई फिजिकली भी तो एक्सेस कर सकता है उस लैपटॉप, उस कंप्यूटर को। तो ये भी क्या एक सिचुएशन है और ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आप जब डेटा को इम्प्रॉपर हैंडल करोगे ना, तब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास जो इनपुट आ रहा है आप उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यूजर से आपने नंबर मांगा कि उसकी एज कितनी है, अब उसने अपना वहां पे नाम डाल दिया, तो क्या होगा, इनपुट आपने वैलिडेट ही नहीं किया, या उसने क्या करा, कोई ऐसा मैलिशियस कोड आपको दे दिया जो आपने एग्जीक्यूट कर दिया, जो आपने वैलिडेट ही नहीं किया कि सही है कि गलत है कि है क्या। अब बात करते हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सिस्टम या आपका मैकेनिज्म जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर आप डिफॉल्ट पासवर्ड रख देते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। लेट्स सपोज कोई वेबसाइट है जिसने क्या करा, अपनी कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स ही वहीं पे डाल दी, कंपनी के पासवर्ड्स ही वहीं पे डाल दिए। या फिर आपको इंटरनेट पे कोई ऐसी फाइल मिल जाती है जहां पर कंपनी की सारी डिटेल्स आ रही हैं कि वो डेटा कैसे एक्सेस कर रहे हैं, उनका डेटा कहां पे स्टोर्ड है। अब बात करते हैं ब्रोकन सेशन के केस में। ब्रोकन सेशन में क्या होता है, ये आपका बेस सिस्टम है, ये आपका एस सर्वर हो गया, और ये आपका अटैकर हो गया। यहाँ पर बी क्या कर रहा है, ऐसे कम्युनिकेट कर रहा है। अब अटैकर को क्या होता है, किसी तरीके से ना आपका सेशन मिल जाता है, कुकी मिल जाता है जो आपके ब्राउजर का होता है। तो अब वो क्या कर सकता है, आपके बिहाफ पे सर्वर को
रिक्वेस्ट कर सकता है। सर्वर को तो ये लगेगा ना कुकी देखे कि रिक्वेस्ट जो किसने भेजी है, बी ने भेजी है, बट रिक्वेस्ट एक्चुअल कौन भेज रहा है, अटैकर। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट। बात करते हैं बफर ओवरफ्लो अटैक्स के बारे में। ये काफी एडवांस टॉपिक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक हमारी वल्नरेबिलिटी होती है एसक्यूएल इंजेक्शन, और होता है हमारा फिशिंग की फिशिंग भी तो परफॉर्म कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। क्या पता किसी ने फेसबुक का फेक पेज बना दिया और उस पर क्या, और आप यूजर नेम पासवर्ड अगर डाल रहे हो तो उससे आपकी डिटेल्स फेच करके अटैकर्स के पास जा रही है। अब इसके बारे में तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर हैंडलिंग के बारे में। इम्प्रॉपर हैंडलिंग में क्या होता है कि आप यूजर से बोल रहे हैं कि आप अपना नाम बताइए एप्लीकेशन के थ्रू, वहां पे आप नेम एंटर करवा रहे हैं, बट यूजर क्या करता है वहां पे नंबर डाल देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा जिससे एप्लीकेशन क्लोज भी हो सकती है, या फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, या क्या पता उसके अंदर मेमोरी लीक होना स्टार्ट हो जाए। तो ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशन के केस में। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से अटैक वेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको सिस्टम का एक्सेस मिल सकता है। मतलब अभी हम जिन वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर वो आपको कहीं पर मिलती हैं किसी सिस्टम में, तो इसका मतलब ये है कि आप उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें ओएस अटैक्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से अटैक्स अगर आपको मिलते हैं तो आप सिस्टम का एक्सेस ले पाएंगे उसको यूज करके। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका बफर ओवरफ्लो, फिर आगे बग्स, अब इम्प्रॉपर वैलिडेशन भी हो सकता है, या फिर आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हो रहा है वो काफी पुराना हो रहा है, या फिर आप क्या कर पा रहे हैं उसका जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है ना उसको ब्रेक कर पा रहे हैं, या फाइल सिस्टम को ब्रेक कर पा रहे हैं, जो इंक्रिप्शन है उसको ब्रेक कर पा रहे हैं। तो इनमें से अगर आप कोई भी चीज सक्सेसफुली कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस इन टर्म्स के बारे में अभी पता होना चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें अब, तो दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन अटैक्स। इसके अंदर आपको बफर ओवरफ्लो अटैक मिल जाएगा, वही सेम जो हमने पीछे डिस्कस किया था, एक्सेसेस, एसक्यूएल इंजेक्शन, एमआईटीएम, सेशन हाईजैक, डॉस अटैक। अगर इनमें से आपको कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आप उसके अंदर जाके क्या कर सकते हैं, अपना पेलोड डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन लेवल पे अटैक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं। अगर ये आपको वल्नरेबिलिटीज किसी ना किसी सिस्टम में मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है वहां पर, कि वो कंपनी सीरियस डेंजर में आने वाली है। तो अब बात करते हैं मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मिसकॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या होता है, लेट्स सपोज आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो बहुत पुराना है, आपने अपडेट ही नहीं किया है उसको, तो वो क्या होगा, मिसकॉन्फ़िगर्ड हो चुका है वहां पर। या फिर आप जो वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो आप अपडेटेड यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, मिसकॉन्फ़िगरेशन में आपकी आती है यहाँ पर। और अगर हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या होता है कि आपने क्या कर रखा है, अपना जो डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड है ना उसको चेंज ही नहीं किया है। एग्जांपल के लिए अगर आपके घर में राउटर लगा हुआ है तो आपने शायद ही उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको चेंज किया होगा। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि जो एडमिन्स होते हैं वो अपना जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसको चेंज ही नहीं करते हैं। तो उस वल्नरेबिलिटी से क्या होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन जो होता है उनके सिस्टम में एक्सेस ले सकता है उसका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर तो बिल्कुल बनता है, और चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।